हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आज हम बात करेंगे सबसे पहले तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड जो सेकंड टेस्ट मैच खेला गया फर्स्ट डे, उसके बाद हम बात करेंगे कि बाबर आजम ने अपनी शादी के ऊपर क्या बोला है मोहम्मद रिजवान को। फिर हमने बात करनी है कि भाई ऋषभ पंत ने एक शॉकिंग स्टेटमेंट दे दी है महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर। और लास्ट में हम बात करेंगे विराट कोहली वर्सेस गंगूली के ऊपर, उसके ऊपर भी एक रीसेंट स्टेटमेंट आई है। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करते हैं यार इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के, जो भी आज मैच हुआ, जो फर्स्ट डे हुआ, इंडिया ने बैटिंग करी पहले। तो मैं पर्सनली समझता हूं कि यार आज का जो मैच है ना, जो आज का जो डे फर्स्ट डे था, इसमें इंग्लैंड जो है वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट गया होगा एज कंपेयर टू इंडिया। क्योंकि जो पिच थी, मैंने जैसा आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि यहाँ की जो पिच पे जो भी फर्स्ट बैटिंग करता है, एक तो वो जीता है, प्लस जो रन्स हैं वो 450 रन तो आराम से इस पिच पे बनते हैं पहले ही दिन। तो इंडिया ने जिस तरह की बैटिंग, ऑल्दो अभी इंडिया के 4 विकेटें हैं बाकी, तो जायसवाल जो अभी भी पिच पे है, अराउंड 179 उसने रन्स किए हुए हैं। अश्विन साथ बैटिंग कर रहा है, तो स्टिल इंडिया के पास 400 तक तो पहुंचने का अभी भी मौका है। लेकिन इस पिच पे पहले बैटिंग जो भी करता है उसके 400 प्लस रन्स होने चाहिए। जिस तरह की ये पिच थी, आज हमने देखा कि कुछ खास टर्न नहीं था पिच पे, ज़्यादा कोई पिच से मदद नहीं, बहुत आसान थी बैटिंग करना। लेकिन मैंने क्यों बोला कि इंग्लैंड जो है वो ज़्यादा खुश होगा जैसे ये जो दिन पूरा ख़त्म हुआ है, आज इंग्लैंड जो होगा वो खुश होगा, और इंडिया जो होगी, इंडियन टीम, वो थोड़ी परेशान ज़रूर होगी, क्योंकि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। सिवाय अगर मैं जायसवाल को एक्सक्लूड कर दूं, हटा दूं, तो बाकी जितने भी जो बैट्समैन थे ना वो टोटली टोटली फ्लॉप हो गए। मैं ये वर्ड यूज करना तो नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं पर्सनली समझता हूं कि जितने भी जो बाकी बैटर्स हैं उनको शर्म आनी चाहिए। जिस तरह की इनिंग्स जायसवाल ने खेली यार, वो लड़का अपना सेकंड टेस्ट मैच खेल रहा है, जिस तरह से उसने बैटिंग करी, जितना कंट्रोल उसने खेला, उसकी शॉट सिलेक्शन, 5 छक्के उसने मारे, एंडरसन के ऊपर उसने थोड़ा भी चांस नहीं लिया। तो यार उसने ये शो करा कि यार उसके पास टेम्परामेंट है, ही नोज किस बॉलर को टारगेट करना है, कौन से बॉलर जो है वो उसको टारगेट करेगा, उससे रन्स मिलेंगे, किन बॉलर से उसको बचकर रहना है, संभल कर खेलना है, उनको रिस्पेक्ट देनी है। तो टोटल कंट्रोल इनिंग्स खेली जायसवाल ने। सिवाय जायसवाल को छोड़कर सिर्फ एक जायसवाल ही होगा जो वो कॉन्फिडेंट होगा, अदरवाइज जितने भी जो इंडियन बैटर्स हैं वो सारे के सारे परेशान होंगे। उनको अगर नहीं है परेशान तो उनको परेशान होना चाहिए, क्योंकि ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी जहां पे इंडिया जो थे एक बड़ा स्कोर कर सकती थी। देखने के लिए तो 6 आउट हैं इंडिया के, अराउंड 376 कुछ रन्स पे, बट उसमें से 179 रन्स अकेले जायसवाल के हैं। मुझे समझ नहीं आया सबसे पहले तो रोहित शर्मा का, मतलब यार आप कि आपने ऑलरेडी खेला हुआ है इस ग्राउंड में, आपका एज एन ओपनर जो था, जो स्टार्ट था वो इसी ग्राउंड से हुआ था जहां पर आपने हिस्टोरिकल इनिंग्स खेली थी, बैक टू बैक सेंचुरी स्कोर की थी। आज आपने अपनी विकेट जो है एक डेब्यूटेंट को दे दी, शोएब बशीर को। शुभमन गिल सेम, उनका भी यही चल रहा है, 30-32 रन मारे और अपनी विकेट दे दी। अय्यर, मतलब आप अय्यर देखो किस तरह से एक्सपोज हुआ है कि आज जो रूट ने उसको बाउंसर मारी है, ऑल्दो उसने उसमें 4 रन मारे, बाउंड्री स्कोर कर दी, बट आप ये देखो कि वो टोटली एक्सपोज्ड है शॉर्ट पिच के ऊपर। जो एक और डेब्यूटेंट था पाडेतर, उसने, उसको मैं समझता हूं, उसको मैं एक आप कह सकते हो क्योंकि पहला मैच था उसका, तो आप उसे थोड़ा सा एक लेवरेज दे सकते हो। ऑल्दो वो अच्छा भी लगा, जितने टाइम वो पिच के ऊपर था वो कंट्रोल में लगा था, तो अच्छा सॉलिड लग रहा था। बाकी जितने भी जो प्लेयर्स हैं उन्होंने अपनी विकेट फेंकी है। आप थोड़ा सा टाइम लेते इस पिच के ऊपर, ठीक है, आप
रोहित शर्मा तो चलो सॉफ्ट डिसमिसल हो गया, वो तो मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या कर रहा है वो। अगर तो इंडिया ये सीरीज हारता है तो मैं लिख के दे रहा हूं कि रोहित शर्मा की शायद कैप्टनसी जो होगी वो चली जाएगी वाइट बॉल रेड बॉल क्रिकेट से। तो व्हाइट बॉल में भी उनके पास उन पर क्वेश्चन मार्क है, और साथ साथ रेड बॉल में भी उनकी चली जाएगी, क्योंकि उनकी अपनी खुद की पर्सनल परफॉर्मेंस तो आ ही नहीं रही है। टोटली फ्लॉप शो चल रहा है रोहित शर्मा का। उसके अलावा मैं इससे बड़ा शौक था कि इंडिया ने जो टीम सेलेक्ट करी, मतलब उन्होंने शराज को ड्रॉप किया और साथ दूसरा कोई बॉलर है, मैं उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसे खिला लिया इंस्टेड ऑफ वॉशिंगटन सुंदर को। जबकि आपको अपनी बैटिंग को भी स्ट्रॉन्ग करना था एट द सेम टाइम बॉलिंग ना। अगर तो आपके पास एक ऑलराउंडर ऑप्शन था, आप चाहते तो आप वॉशिंगटन सुंदर के साथ चले जाते, बट आपने वो भी नहीं किया। तो बहुत ही अजीब सिलेक्शन थी। सरफराज खान को आपने नहीं इंक्लूड करा, आपने वॉशिंगटन सुंदर को इंक्लूड नहीं करा। मैं अभी भी बोल रहा हूं, अभी आज पहला दिन था तो आपको शायद इतनी ज्यादा स्विंग और इस तरह की आपको कोई खास नहीं मिली। स्पिनर्स की मैं बात कर रहा हूं, तो आपको कुछ ज्यादा खास नहीं मिला स्पिनर्स की तरफ से। लेकिन ये जैसे जैसे ये मैच आगे जाता जाएगा, स्पिनर्स का रोल आएगा, और मैं समझता हूं कि इंडिया ने फिर एक शायद गलती कर दी है कि एक उन्होंने स्पिनर को नहीं, वॉशिंगटन सुंदर को उन्होंने नहीं खिलाया। ये मैं समझता हूं कि उन्होंने गलती कर दी है। अगर उनको करना ही था कुछ, और अगर वॉशिंगटन सुंदर के साथ नहीं जाना था, तो अच्छा था कि वो सरफराज खान के साथ चले जाते। बहुत ज़्यादा उनके सरफराज खान के जो फैन जो भी फैंस हैं, उन्होंने भी काफ़ी आवाज़ उठाई कि भाई उसको नहीं खिलाया, उसको इंक्लूड नहीं करा, ऑल्दो उसकी जगह बनती थी। और मैं समझता हूँ पाटीदार से ऊपर बनती थी उसकी जगह। अगर आपको दोनों में से किसी को खिलाना था तो आप सरफराज खान को खिलाते, बट स्टिल नथिंग टू टेक अवे पाटीदार, उसने भी अच्छी इनिंग्स खेली और जब तक था उसने अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया। ऑल्दो जिस तरह की जो पिच थी और ज़्यादा करना चाहिए था, बट जहां पे बाकियों ने ही कुछ नहीं करा तो वो क्या करता सिवाय एक जायसवाल को छोड़कर। तो कल के दिन देखते हैं कैसा होता है इंडिया का। बट 4 विकेटें बची हैं, जायसवाल को अब जाना होगा, जायसवाल को अब अटैक करना पड़ेगा। तो ज़्यादा ज़्यादा मैं समझ रहा हूँ 50-60 रन जो होंगे वो और इंक्लूड जाएंगे, जो कि स्टिल जिस तरह की पिच और इंडिया की बॉलिंग इस वक्त, एक कुलदीप यादव का अच्छा एडिशन है, वो एक अच्छी चीज़ करी, बट स्टिल इंग्लैंड जिस तरह की इंग्लैंड की बैटिंग है और जिस तरह का इंग्लैंड का कॉन्फिडेंस है, तो मैं समझता हूँ कि इंग्लैंड इस वक्त खुश होगा। और जिस तरह की पिच की कंडीशन भी है, इंग्लैंड जो होगा वो खुश होगा, और उनका भी यही गोल होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 रन दें, इंडिया को ऑल आउट करें और फिर वो आए बैटिंग करें। बाकी इंडिया की बहुत ही बुरी बैटिंग परफॉर्मेंस थी यार, बहुत ही बुरी बैटिंग परफॉर्मेंस थी जायसवाल को छोड़कर। मतलब टोटल डिसअपॉइंटमेंट था। चाहे आप गिल को देख लो, मतलब एंडरसन ने आज गिल को कोई 6ठी-7वीं दफा आउट करा है, वो उसका बनी बन चुका है। और सबसे मतलब शॉकिंग चीज मेरे लिए ये थी कि मुझे ये पता नहीं था, आज मैं कहीं पढ़ रहा था तो पता चला कि एंडरसन जो है वो इंडियन सॉइल में ओल्डेस्ट फास्ट बॉलर बन गया, उसने रिकॉर्ड बना लिया है। इससे पहले शायद लाला अमरनाथ का रिकॉर्ड था ये, तो एंडरसन ने वो अब रिकॉर्ड बना लिया। मतलब आप उसकी फिटनेस देखो, आज भी एंडरसन जिस तरह की उसकी फिटनेस है, जिस तरह से वो एफर्ट्स मार रहा होता अपनी बॉलिंग में, उसने आज टोटल एक्सपीरियंस से अपनी विकेट ली है। यहीं पे मार्क वुड था तो उससे नहीं हो रही थी, और आज तो पिच जो थी वो तो मैं समझता हूं कि मतलब और ज्यादा फेवर कर रही थी बैट्समैन को कंपेयर टू फर्स्ट टेस्ट मैच, जहां पे इतना बड़ा बड़ा आपको डे 1 से स्पिनर्स को टर्न मिल रहा था। तो एंडरसन यार बहुत मतलब एक मोटिवेशन है जितने भी जो यंगस्टर्स हैं या जो अपने अब वक्त लेट 30s में है या 30 पे जो भी प्लेयर्स हैं जो रिटायरमेंट का सोचते हैं, जैसे हारिस रफ हो गए, वो टेस्ट मैच को हमारे अहमियत नहीं देते, इंपॉर्टेंस नहीं देते। यहाँ पे एंडरसन जो है उसने देखो वो अभी तक वो टेस्ट मैच खेल रहा है वो बंदा। तो यार बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस थी इंडिया की बैटिंग की मैं बात करूं, और मुश्किल है अभी। मैं समझता हूं इंडिया ये है कि ऐसा नहीं कि मैच में है नहीं, बाहर हो गया, अभी भी ये मैच कहीं भी जा सकता है, बट स्टिल इंडिया जो होगा बहुत डिसअपॉइंटेड होगा और इंग्लैंड जो है बहुत खुश होगा। लेकिन जायसवाल ने बहुत ज़्यादा इंप्रेस करा है, मतलब बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स खेली है, 179 रन अपने दूसरे ही मैच में, वो भी अगेंस्ट इंग्लैंड। तो बहुत बहुत
रिमार्केबल इनिंग्स हैं जहां पे बाकी सब आपके फ्लॉप हो गए, वहां पे जायसवाल अकेला खड़ा रहा। तो आज आप इमेजिन करो अगर जायसवाल आउट हो जाता जल्दी तो इंडिया तो फिर कहीं भी नहीं थी इस मैच में, कहीं भी नहीं होती। मतलब इतनी बुरी परफॉर्मेंस। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो भरत है उनके जो विकेट कीपर, फिर आपके अय्यर और गिल, ये क्यों है इस टीम में मुझे नहीं समझ में आ रहा। जहां पे आपकी पुजारा बाहर बैठा है, ठीक है, सरफराज खान बाहर बैठा है, तो आप मतलब क्यों कंसिस्टेंट हुए हुए हो इन दोनों के साथ, क्यों कंसिस्टेंट हुए हुए? मतलब ये लास्ट 12-13 इनिंग्स हो गई है, टोटल फ्लॉप शो चल रहा है। शायद अय्यर की शायद 2022 में लास्ट 50 आई थी, उसके बाद से 12-13 इनिंग्स हो गई है और कोई 18-19 की एवरेज है। इवन गिल की भी सेम, ये ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों के बीच, 1-2 रन का डिफरेंस होगा अगर आप स्टैट्स देखें जाकर। तो मुझे नहीं समझ आ रहा क्यों खेला। उसके बाद भरत क्यों है इस टीम में? इंडिया के पास क्या विकेट कीपर खत्म हो गए? क्या एक भरत ही बचा है विकेट कीपर? इस पिच पे भी उससे बैटिंग नहीं हो सकी। तो मतलब 30-40 रन रखने के लिए थोड़ी आप किसी विकेट कीपर को खिलाते हो। मतलब आपकी ओके, आप विकेट कीपर अच्छे हो सकते हो, बट एट द सेम टाइम आज की डेट में एक विकेट कीपर का जरूरी है कि वो अच्छा बैट्समैन भी हो। तो इंडिया को सोचना पड़ेगा, इंडिया के सिलेक्टर्स को सोचना पड़ेगा, रोहित शर्मा को भी सोचना पड़ेगा। पहले तो अपनी बैटिंग को सही करे, कुछ करे इस सीरीज में बैटिंग से, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा रोहित शर्मा के लिए। और एज अ कैप्टन भी रोहित शर्मा के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह की वो टीम खिला रहा है और जिस तरह का जो प्रेशर आ रहा है रोहित शर्मा के ऊपर, तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क जो वो रोहित शर्मा के ऊपर है और टीम इंडिया के ऊपर है। तो देखते हैं सेकंड डे कैसा जाता है, उसके बाद इंडिया भी कैसा बाउंस बैक करेगा और इंग्लैंड किस तरह से उसका जवाब देता है। तो इंटरेस्टिंग है इस वक्त, इंटरेस्टिंग पोजीशन पे है इस वक्त मैच, क्योंकि यहां से डिसाइड हो सकता है ये मैच जो है किसकी साइड में जाएगा। ये अभी इस तरह का सिनेरियो बन चुका है। तो देखते हैं कल क्या होता है। बाकी इसके अलावा बाबर आजम के बारे में बात करें तो भाई बाबर आजम ने आज अपने शादी के ऊपर कुछ टिप्पणी दी है। बेसिकली एक्स के ऊपर कोई बातचीत चल रही होगी फैन से, मैंने ज़्यादा इस पर देखा नहीं, मैंने कहीं पढ़ा तो उसमें था कि मोहम्मद रिजवान जो है कि भाई वो उसमें वो भी शामिल हो गए बीच में, और रिजवान ने भाई पूछ लिया कि आप शादी कब कर रहे हो बाबर भाई। तो बाबर भाई ने कहा कि भाई मैं रोज़ उठता हूँ जागता हूँ, मेरी यहाँ पे कभी न्यूज़ आ रही होती है कि फलाना से शादी हो रही है, ये हो रहा है, तो मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। और रिजवान ने ये भी कहा कि मेरी बीवी को जो है, मेरी जो वाइफ है उन्हें उनकी जो वाइफ है उन्हें कंसर्न होता है कि बाबर भाई कब शादी करेंगे। तो भाई मतलब मैं तो पहले समझ रहा था कि रिजवान, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मोहम्मद रिजवान की, मुझे बहुत पसंद है एज अ प्लेयर मोहम्मद रिजवान। मैं समझता हूँ मैच विनर है वो, बट एट टाइम्स उसको देखकर या उसकी बातों से मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि यार जब वो बाबर कैप्टन था तो मुझे लगता था कि वो बाबर के साथ उठा रहा है, बट अब तो बाबर कैप्टन भी नहीं है। तो समझ नहीं आता कभी कभी कि इतना मतलब बाबर आजम के साथ ऑब्सेस्ड क्यों। शायद उनकी वाइफ ने भी इसीलिए पूछा होगा, कंसर्न होगी कहीं ऐसा ना हो कि भाई इन दोनों का ही कुछ, समझ रहे ना मामला जो हैं। क्योंकि एक मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देख रहा था जिसमें रिजवान जो है वो बाबर की वीडियो बना रहा था मोबाइल से, जब बाबर कुछ बात कर रहा था वो भी साथ बैठा हुआ था और अपना मोबाइल रख के वीडियो बना रहा है। तो बाकी बाबर आजम के जो हमारे बॉब्जी द किंग के जो फैंस हैं, तो भाई उनके लिए ये है कि उन्हें और थोड़ा वेट करना पड़ेगा बाबर आजम की शादी के लिए, क्योंकि बाबर आजम का शायद कोई मूड नहीं है इस वक्त शादी करने का। बट यू नेवर नो भाई, कभी भी न्यूज़ आ जाती है शादियों की, तो आजकल यही चल रहा है, शादियों का एक ट्रेंड चल रहा है, और कभी भी न्यूज़ आ जाती है, सुबह उठते हैं पता चलता है भाई फलाने की फलाने से शादी हो गई है, फलाने की फलाने से शादी खत्म हो गई है। शोएब मलिक के केस में भी ऐसा ही हुआ था। तो कुछ कह नहीं सकते, बाकी आप लोग दुआ करें जो भी बॉब्जी द किंग के फैंस हैं भाई। उसके बाद भाई ऋषभ पंत ने भी एक शॉकिंग स्टेटमेंट दी है, और काफ़ी इमोशनल स्टेटमेंट थी वो एम एस धोनी के ऊपर। पंत ने अपने अर्ली डेज के बारे में बताया कि भाई जब वो आया था तो किस तरह से उसको ट्रोल किया जाता था, किस तरह से क्राउड में आवाज़ें लगाई जाती थी धोनी की। उसने एक इंसिडेंट भी शेयर करा जहाँ पे उससे कैच ड्रॉप हुआ था और क्राउड में फौरन क्या नाम है धोनी की आवाज़ आना शुरू हो गई थी और उससे उसको कंपेयर किया जा रहा था। तो उसने बताया कि भाई एक 20-21 साल के लड़के के ऊपर किस तरह का प्रेशर आता है, कितना उसके ऊपर प्रेशर होता था, वो रोया है। उसने बताया कि भाई वो होटल रूम में जाकर रोता था, अकेले में सांस नहीं ले पा रहा होता था। तो आजकल ऋषभ पंत भी काफ़ी न्यूज़ में कमबैक करने वाले हैं आईपीएल
आईपीएल में। तो दुआएं उनके लिए भाई कि वो अच्छा कमबैक करें, क्योंकि वर्ल्ड क्रिकेट को उनके जैसे एक बैट्समैन की बहुत ज़रूरत है, एक फ्लेवर लेकर आता है वो टेस्ट मैच, स्पेशली अगर मैं टेस्ट मैचेस की बात करूं तो काफ़ी बड़ा झटका है। इसी की वजह से अभी भारत खेल रहा है, अदरवाइज यहाँ पे ऋषभ पंत होता। तो उम्मीद है कि वो अच्छा कमबैक करे, स्ट्रॉन्ग कमबैक करे। और फाइटर है वो, उसने रियल दिखाया कि वो सिर्फ पिच पे फाइटर नहीं है, वो ऑफ द फील्ड भी जो है वो फाइटर है। और जिस तरह का एग्जैक्टली उसने जो बातें बोली, मैं अगर याद करने की कोशिश करता हूँ, जिस टाइम ऋषभ पंत आया था तो बहुत ऋषभ पंत को क्रिटिसाइज किया गया था, बहुत ज़्यादा क्या नाम है, सोशल मीडिया के ऊपर या क्राउड से उसको ट्रोल किया गया था, धोनी से कंपैरिजन किया गया था, उसके ऊपर एक एडेड प्रेशर होता था। ऐसा फील, मतलब ऑब्वियसली एक इतना बड़ा नाम MS धोनी, वर्ल्ड क्रिकेट का इतना बड़ा नाम, उसकी जगह वो आ रहा है, वो एक बच्चा है, उसको आप मतलब वो खुद भी ऐसा फील कर रहा होगा यार कि मतलब मुझे प्रूव करना है, या मैं मतलब कैसे कर सकूंगा वो, मतलब आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते जो शायद ऋषभ पंत ने एक्सपीरियंस किया होगा उस टाइम पीरियड में। बट अगेन वो फाइटर है तो उसने भाई प्रूव किया, और हेड्स ऑफ है उसको, जिस तरह की उसने इनिंग्स खेली है कुछ लास्ट 3-4 सालों में इंडिया के लिए, वर्ल्ड क्रिकेट के लिए, मतलब एक फ्लेवर लेकर आ गया, और कुछ ही अरसों में एक बहुत बड़ा नाम बन गया इंडिया के लिए, और एक मैच विनर बन गया। तो उसके लिए दुआएं सारी कि वो जब भी कम बैक करने वाला भी आईपीएल में तो अच्छी परफॉर्मेंस दे, अपनी उसकी अच्छी फिटनेस हो, ताकि वो वापस इंडिया में आ सके, सिर्फ रेड बॉल में नहीं वाइट बॉल में अपनी जगह बना सके। जिस तरह से उसने रेड बॉल में प्रूव किया उस तरह वो वाइट बॉल में भी प्रूव करे। बाकी लास्ट में यार बात करते हैं सौरव गंगुली और विराट कोहली। हम सबको ऑलरेडी पता है कि पूरा क्या एक किस तरह की विराट कोहली के साथ पॉलिटिक्स की गई थी बीसीसीआई की तरफ से, सौरव गंगुली भी उसमें इन्वॉल्व थे, किस तरह से विराट कोहली को एडिड प्रेशर दिया गया, उसको कैप्टनसी से हटाया गया। आज आप भुगत रहे हो, आपकी टीम भुगत रही है, जिस तरह की रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस एज अ कैप्टन, मतलब आप अपने घर में भी हार रहे हो। अब मतलब कोई टीम आकर आपके घर में आपको आंखों में आके डाल के खेल रही है, आपको डोमिनेट कर रही है, जबकि आपको डोमिनेट करना चाहिए था। आप अपनी टीम की बॉडी लैंग्वेज देखो, आप अपने कैप्टन की बॉडी लैंग्वेज दिखा करो। तो खैर चेतन शर्मा ने भाई उस टाइम एक जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ था उसमें चेतन शर्मा ने विराट कोहली के ऊपर काफ़ी सारी बातें की थी। उसने फिर उसमें गंगुली और विराट की भी बातें करी थी। तो लेकिन आज अचानक से भाई चेतन शर्मा ने यू टर्न ले लिया एक बड़ा सा, और बोला कि भाई मैं क्यों विराट कोहली के लिए बुरा चाहूँगा, विराट कोहली तो मेरे बेटों की तरह है, और मुझसे इतना छोटा है, मैं तो हमेशा उसका अच्छा चाहता हूँ, मैं तो हमेशा उसके लिए दुआएं करता हूँ। तो इस तरह की उसने कुछ बातें करी हैं। अब कितनी सच्चाई है इसमें ये मैं तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अचानक यू टर्न मारा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न तो होगा कि भाई चेतन शर्मा ने ऐसा क्यों करा है। और ये आप चेतन शर्मा ही आपको बता सकेंगे, और ये वक्त आने के बाद चल जाएगा, शायद पता चल गया होगा भाई विराट कोहली के साथ अगर आप पंगा लेते तो फिर आपके साथ क्या होता है। किस तरह से नवीन उल हक ने भी लिया था ना, तो उसके बाद उसका क्या हाल हुआ था। तो आइडिया हो गया होगा, रियलाइज हो गया होगा। तो बाकी आज के लिए इस वीडियो में फिर यार इतना ही है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आप लोग से मिलते हैं फ्रेंड कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।